तो पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और इसके बाद का जो माहौल है वो सच कहें तो बेहद तनावपूर्ण और बटा हुआ है। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी बात की गहराई में उतरने वाले हैं। हम नई सरकार के एक्शन प्लान को डिकोड करेंगे और साथ ही उस तीखी प्रतिक्रिया को भी समझेंगे जो विपक्ष की तरफ से लगातार आ रही है। इसमें बहुत सी परतें हैं और हम सीधे सोर्स से मिली जानकारी के जरिए इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसा कि आप यहाँ एजेंडा में देख सकते हैं, हम इस पूरी चर्चा को बिल्कुल निष्पक्ष रखने वाले हैं। हम नई सरकार के एजेंडे से शुरुआत करेंगे, फिर विपक्ष की शिकायतों पर नजर डालेंगे और अंत में इन राजनीतिक टकरावों के पीछे के उस इतिहास को समझेंगे जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम जमीनी हकीकत को समझेंगे। एक नए मुख्यमंत्री और उनका शपथ ग्रहण। शुभेंदु अधिकारी के आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही बंगाल की राजनीति में सचमुच एक नया अध्याय शुरू हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब ये नई सरकार तुरंत एक्शन मोड में आएगी। वो जनता को सुशासन का एक बहुत ही कड़ा संदेश देना चाहते हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ, अब प्रशासन पूरी तरह से बदल चुका है। अब सवाल ये है कि ये बदलाव दिखेंगे कैसे? नई सरकार का तुरंत का एजेंडा क्या है? ये जो संभावित शुरुआती फैसलों की लिस्ट है ना, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, हेल्थ केयर से लेकर नेशनल सिक्योरिटी तक हर चीज पर फोकस है। राज्य में आयुष्मान भारत योजना को लागू करना, CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम पर तेजी से काम शुरू करना, सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का तोहफा देना और घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम उठाना। ये सब साफ दिखाता है कि नई सरकार कितनी आक्रामक तरीके से अपने वादों को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है। लेकिन सत्ता का ये बदलाव इतना आसान भी नहीं है और यहीं से विपक्ष के वो गंभीर आरोप सामने आते हैं जो पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। सोर्सेस टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी के एक सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दे रहे हैं जो इस स्थिति की गंभीरता को बयां करता है। उनका सीधा सीधा दावा है कि ये चुनाव फेयर था ही नहीं। उनका कहना है कि करीब 30 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से जानबूझकर काट दिए गए। इसके अलावा चुनाव आयोग और दूसरी एजेंसियों पर भी खुलेआम पक्षपात करने का आरोप लगाया गया है। टीएमसी का मानना है कि इन लोकतांत्रिक संस्थाओं ने अपनी निष्पक्षता पूरी तरह से खो दी है। और सिर्फ आरोप ही नहीं, टीएमसी अब पूरी पारदर्शिता की मांग कर रही हैं। उनकी मांगें बहुत स्पष्ट हैं। वो चाहते हैं कि ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में जो कथित मिसमैच है उसकी जांच हो, मतगणना केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज तुरंत सार्वजनिक की जाए और वीवीपैट पर्चियों का पूरी तरह से वेरिफिकेशन हो। उनका तर्क है कि चुनाव सिस्टम पर से आम जनता का भरोसा उठ गया है और इसे वापस लाने का बस यही एक तरीका है। अब इस कोट पर जरा ध्यान दीजिए। टीएमसी के दावों की गंभीरता को आप इससे समझ सकते हैं कि उनका कहना है चुनाव के बाद उनके कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को अपनी जान की सुरक्षा और अपनी राजनीतिक विचारधारा, इन दोनों के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राजनीतिक पंडित इन दावों को किस तरह से देख रहे हैं और इतिहास में इसके क्या उदाहरण मिलते हैं। अब यहाँ राजनीतिक मानदंडों की एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की जा रही है। एक तरफ हमारे पास बंगाल की मौजूदा स्थिति है, जहाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक हार के बाद इस्तीफा देने से इनकार किया गया और शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार हुआ। और दूसरी तरफ कमेंटेटर्स 2017 के उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं, जहां सत्ता गंवाने के बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बहुत ही शालीनता से उन्हें मंच पर बधाई भी दी। ये तुलना हमें लोकतांत्रिक गरिमा और शांतिपूर्ण हस्तांतरण के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स चुनाव में धांधली के इन दावों का कड़ाई से खंडन कर रहे हैं। उनका पॉइंट बहुत सिंपल है, लंबे समय तक हारना लोकतंत्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है। वो अमित शाह के बयानों का हवाला देते हुए कहते हैं कि खुद बीजेपी तमिलनाडु, सिक्किम या यहां तक कि अतीत में बंगाल में भी दशकों तक सत्ता से बाहर रही है। तो दशकों तक हारने के बाद सिर्फ चुनावी प्रक्रिया या वोटिंग मशीनों को दोष देना सही नहीं है, बल्कि जनादेश को शालीनता से स्वीकार करना चाहिए। और अंत में हमें बंगाल में राजनीतिक हिंसा के उस गहरे और चिंताजनक इतिहास पर भी बात करनी होगी जिस पर अब जोरदार बहस छिड़ गई है। राजनीतिक विश्लेषक टीएमसी के खुद को विक्टिम बताने वाले दावों का जवाब इन ऐतिहासिक आंकड़ों से दे रहे हैं, और सच कहूं तो ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं। डेटा बताता है कि पिछली सरकार के दौरान पंचायत चुनावों में 75 हत्याएं हुईं और पिछले विधानसभा चुनावों में 58 लोगों की जान गई।
और तो और अपनी जान बचाने के लिए लगभग 56,000 लोगों को असम और झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों में भागना पड़ा। ये डेटा इस बात की तरफ इशारा करता है कि राज्य में राजनीतिक हिंसा का एक पुराना और खौफनाक पैटर्न रहा है। ये 75 का जो आंकड़ा है ना, ये बेहद चौंकाने वाला है। कमेंटेटर्स खासतौर पर पंचायत चुनावों के दौरान हुई इन हत्याओं की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि जब राजनीतिक हिंसा भड़कती है तो वो किसी को नहीं बख्शती। इसका शिकार सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, वामपंथी हों, कांग्रेस के हों या फिर खुद टीएमसी के लोग हों। ये हिंसा कभी भी सिर्फ एक तरफा नहीं रही है। तो जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत में पहुंच रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब किसी चुनाव के बाद हमारे संवैधानिक सिस्टम पर से विश्वास इस कदर टूट जाता है, तो कोई भी लोकतंत्र अपने इस गहरे राजनीतिक और वैचारिक विभाजन को भरता कैसे है? ऐसे ध्रुवीकृत माहौल में शांति और लोकतांत्रिक गरिमा कैसे बहाल की जाए? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।